अब समाचार विस्तार से। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने ट्विटर पर कहा, तेलंगाना राज्य देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। उन्होंने ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की। वर्ष 2022 से 2023 में यह 3.17 लाख रुपए पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, अगर हमें केंद्र से कोई मदद नहीं मिलती है तो भी हम अपने दम पर बढ़ रहे हैं। आईटी मंत्री केटीआर ने कहा, तेलंगाना विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दोहराया, केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना देश में अग्रणी बन गया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, पिछले 8 साल में प्रति व्यक्ति आय में 156% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रति व्यक्ति आय 1.24 लाख रुपए थी। केटीआर ने कहा, बिना केंद्र की मदद के भी तेलंगाना लगातार बढ़ रहा है। नवगठित राज्य तेलंगाना, जिस राज्य ने कई चुनौतियों का सामना किया, अपनी दिशा बदली है और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ा है। इसने सभी क्षेत्रों में गुणात्मक विकास हासिल कर अपने राजस्व में जबरदस्त वृद्धि की है। इसने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो देश के किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केटीआर ने कहा, उसने उद्योगों और कृषि को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर अनूठी प्रगति हासिल की है। जाने माने कवि और गायक देशपति श्रीनिवास ने एमएलसी पद की शपथ ली। कुरमैया नवीन कुमार और चल्ला वेंकटरामी रेड्डी को विधायक कोटे में सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी से सर्वसम्मति से एमएलसी के रूप में चुना गया। एलबी नगर शहरी भाजपा प्रभारी सामा रंगारेड्डी के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग जमा हुए और सामा रंगारेड्डी को बधाई दी। सामा रंगारेड्डी का जन्मदिन उनके आवास पर उनके प्रशंसकों के बीच धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई। महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ देर मस्ती भरा डांस किया। उन्होंने कहा, सभी के साथ जश्न मनाना खुशी की बात है। सामा रंगारेड्डी ने कहा, वह उन सभी के शुक्रगुजार है जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी प्रधानमंत्री मोदी पर भड़की हुई है। उन्होंने कहा, वह अपने खिलाफ मोदी की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है। उन्होंने उन्हें चुनौती दी, वे जल्द ही जान जाएंगे कांग्रेस की कार्य योजना क्या है। रेणुका चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह सब सच होता है। उन्होंने मांग की, राहुल ने जो पूछा है उसका जवाब दे। उन्होंने कहा, जब राहुल ने अदानी और मोदी के बीच संबंधों के बारे में पूछा तो उन्हें निशाना बनाया गया। राहुल ने आलोचना की, प्रधानमंत्री गांधी उनसे डरते हैं। रेणुका ने राहुल पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा, सच सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, मोदी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मोदी भारतीयों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक मुकदमे दर्ज है तब तक किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। मोदी को प्रधानमंत्री कहना शर्म की बात है। क्या उन्हें पिछले 70 साल की प्रगति दिखाई नहीं दे रही है, जिसमें केवल कांग्रेस का ही कार्यकाल नहीं है, अन्य पार्टियों का भी कार्यकाल जुड़ा है। इन 70 साल के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी का भी कार्यकाल शामिल है। रेणुका ने पूछा, जो लोग संवैधानिक मूल्यों को नहीं जानते, उन्होंने आलोचना की, नया संसद भवन बनाने से क्या फायदा। कांग्रेस नेता जाना रेड्डी ने राहुल गांधी के खिलाफ पक्षपात करने के लिए केंद्र की आलोचना की है। जाना रेड्डी ने राहुल की सांसद सदस्यता रद्द करने की निंदा की है और विपक्षी दलों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। जाना रेड्डी ने कहा, केंद्र के खिलाफ 17 विपक्षी दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, वे केंद्र की तानाशाही प्रवृत्ति के बारे में लोगों को समझाएंगे। जाना रेड्डी ने केंद्र पर लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। संसद में अदानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाने के बाद से ही राहुल पर आरोप लगता रहा है। राहुल के मामले में कोर्ट का फैसला, अयोग्यता और बंगला खाली करना, ये सब एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा, देश में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां इतनी जल्दी फैसला सुनाया जाता हो और उसे संसद भी अमल में लाता हो। यह केवल महज 24 घंटे के भीतर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी निवेश पर सवाल उठाने वाली राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आलोकतांत्रिक नीति को रोकना चाहते हैं मोदी।
शर्मिला ने टीएसपीएससी पेपर लीक होने के विरोध में आज टीएसपीएससी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की है। उन्होंने कार्यालय के सामने धरना दिया। जल्द ही पुलिस वहां पहुंची और शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय कयास लगाए जा रहे हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल के चुनाव अगस्त में हो सकते हैं। छावनी अधिनियम संशोधन विधेयक का संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में पारित होना निश्चित है और व्यापक अभियान चला है। नए कानून बोर्ड के तहत पार्टी के आधार पर और मान्यता प्राप्त प्रतीकों के साथ चुनाव होंगे। भले ही नया कानून लागू न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया है। रक्षा विभाग ने देश भर की सभी छावनियों में 30 अप्रैल को पुराने कानून के मुताबिक चुनाव करने का फैसला किया है। यह बात जरूर है, कुछ महीने पहले कुछ ने लंबे समय से लंबित छावनी चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के अधिकारी इस पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना राज्य में बिजली की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गर्मी के दिन आते ही तापमान बढ़ने लगता है और पंखों व कूलरों तथा एसी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। तेलंगाना राज्य के बनने के बाद यह दूसरी बार है जब बिजली की खपत बढ़ गई है। अधिकारियों ने कहा, एक दिन में 11 घंटे की समयावधि में 15,497 मेगावाट बिजली की खपत हुई। आईपीएस अधिकारी एवं टीएसआरटीसी एमडी सज्जनार ने ट्विटर पर एक बार फिर अपील की, कोई सेलिब्रिटी चेन संगठनों को बढ़ावा ना दे। हाल ही में सज्जनार ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को संस्था को प्रमोट करने के लिए टैग करते हुए ट्वीट किया। सज्जनार ने कहा, चेन कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। वे भोले भाले लोगों को ठग कर पैसे ऐंठ रहे हैं। सज्जनार ने सलाह दी, सेलिब्रिटीज को ऐसे संगठनों का प्रचार नहीं करना चाहिए और ना ही उनका समर्थन करना चाहिए। मालूम हो, बीते दिनों उन्होंने ट्विटर पर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के कैंपेन का जवाब दिया था। साथ ही जब सज्जनार हैदराबाद के सीपी थे, तब कई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जीएचएमसी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-2023 का प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने की आज अंतिम तिथि है। जीएचएमसी के अधिकारियों ने कहा, सभी नागरिक सेवा केंद्र आज रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। चिलचिलाती धूप और ट्रैफिक से बचते हुए शहर में घूमना नामुमकिन हो रहा है। इससे कई लोग मेट्रो का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल मेट्रो ट्रेनें पूरी क्षमता से चल रही है। वे किसी भी समय भीड़ में नजर आते हैं। भद्राद्री में श्री रामचंद्र स्वामी का राजाभिषेक हुआ। श्री राम जी के राजाभिषेक के लिए पंडितों ने देश की 12 नदियों का जल लेकर आए और जलाभिषेक किया। राज्यपाल तमिलिसाई की दंपति उपस्थित थी और उन्होंने भगवान श्री राम जी को रेशमी वस्त्र समर्पित किए। श्री राम जी के राजाभिषेक के बाद राज्यपाल ने पर्णशाला का निरीक्षण किया। राज्यपाल 31 मार्च को कोत्तागुडम से प्रस्थान कर रहे हैं और 1 अप्रैल की सुबह हैदराबाद पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों ने भगवान श्री राम जी के राजाभिषेक पर्व को लेकर सभी इंतजाम किए हैं। स्वामी के राजाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस द्वारा सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। हर साल भगवान श्री राम जी के कल्याणम के बाद राजाभिषेक होता है। पहले यह राजाभिषेक हर 60 साल में होता था। भक्तों की सुविधा के लिए राजाभिषेक समारोह में बदलाव किए गए हैं और यह हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी में दर्दनाक हादसा हो गया। नौकरी का तनाव सहन न कर पाने की स्थिति में एक व्यक्ति ने अपनी ईह-लीला समाप्त कर ली। पुप्पलगुड़ा निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनोद कुमार ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। टीएसपीएससी मामले की जांच के लिए ईडी मैदान में उतरने जा रहा है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। लेकिन फिलहाल इन मामलों की जांच राज्य सरकार के तत्वावधान में गठित एसआईटी के माध्यम से चल रही है। पहले बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और फिर सीसीएस को ट्रांसफर कर दिया गया। अब तक 15 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे कई बार पूछताछ की गई। समूह एक प्रारंभिक परीक्षा में 100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से पूछताछ की गई। चूंकि बड़ी मात्रा में नकदी हाथ बदलने के आरोप लगे हैं, इसलिए अब ईडी अखाड़े में उतरने जा रहा है। एसआईटी जांच ने पुष्टि की, टीएसपीएससी ने 7 परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन 5 प्रश्न पत्र लीक हो गए। इन सभी से जुड़े लेन देन के ब्यौरे का खुलासा होना
अभी बाकी है। जांच में पुष्टि हुई। टीएसपीएससी आयोग के सचिव के यहां पीए के पद पर कार्यरत प्रवीण ने एई का प्रश्न पत्र अपनी महिला दोस्त रेणुका को दिया और बदले में 10 लाख रुपए लिए। सेकंड के भीतर इमारतों का ढेर ढह गया। बगल के 3 कमरों की दीवारें टूटी हुई है। स्थानीय लोग अचानक दहशत में आ गए, वे घर से बाहर भागे। जैसे जैसे रमजान ईद नजदीक आते जा रही है, पूरा हैदराबाद शहर नई उमंगों के साथ गुंजायमान हो रहा है। विशेष व्यंजन हलीम के केंद्र किसी भी गली मोहल्लों में दिख जाते हैं। इसके अलावा हर दिन मस्जिदों में इफ्तार के समय अल्लाह के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। इफ्तार पार्टी के मद्देनजर फल और मेवे की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। उप्पल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम आईपीएल के लिए तैयार है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मैचों के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच 2 अप्रैल को उप्पल स्टेडियम में होगा। उस दिन दोपहर 3:30 बजे शुरू हुए मैच के सभी टिकट गर्म केक की तरह बिके। सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध जारी है। हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने राहुल के सरकारी क्वार्टर को खाली करने के खिलाफ चारमीनार क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन तेज किया। भाजपा के खिलाफ विरोध करते हुए मोदी डाउन डाउन के नारे लगाए। आज देश की जो हालत है और आज देश में बोलने के ऊपर पाबंदी है, आज वही माहौल है जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, आज वही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसी तरीके का माहौल चला रही है। आज हिंदुस्तान को फिर उसी दौर से गुजरना पड़ेगा जो हम 1947 में 46 के अंदर जो हम लाए, उसी तरीके से हमको फिर से एक बार लड़ने की ज़रूरत है और देश को एकजुट होकर चलने की ज़रूरत है। आज सभी जाति भाषा के नाम पर, मजहबों के नाम पर लड़वा करके जो तमाशा आम कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और ये गुजराती भाई, गुजराती बंधु अपने ही भाइयों को राशन पानी उनके घर में सालों तक उनके बच्चों के 100 पीढ़ियों तक का जमा कर रहे। आप लोगों का हक मार करके, आपकी जेब से पैसे निकाल करके। मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि 2014 में अगर सिलेंडर के ऊपर अगर 5 रुपये अगर बढ़ जाते थे 2012, 2013, 2014 में, तो सारी बीजेपी रोड के ऊपर आके आतंक मचाती थी। और आज सिलेंडर का दाम 1200 के करीब पहुंच गया, 1250 रुपये हो गया, लेकिन किसी की जबान नहीं खुलती। आज देश को एक अंधेरी खाई में ढकेलने वाली ये बीजेपी सरकार और एक तानाशाही कर रही है, और तानाशाही इसलिए कर रही है कि वो अपने बंधुओं को बचा सके और अपने बंधुओं की जेब गर्म कर सके। इतनी गुलामी, इतनी दलाली तो सावरकर ने भी अंग्रेजों की नहीं की थी, जिस तरह से मोदी जी ने आज अडानी और अंबानी की गुलामी कर रहे हैं। आज देश का नौजवान उनसे पूछता है कि हमारा रोजगार कहाँ है। हम सब यहाँ चारमीनार के दामन में आज जमा हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसका मुद्दा है हमारे राहुल गांधी जी के साथ हुई नाइंसाफ़ी और उनके डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके पीछे ऐसा क्या मकसद है मोदी का जो मोदी इतना डरा हुआ है। पहले तो मैं इस केस के कुछ टाइमलाइंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा डेट के साथ कि क्या हिसाब से ये केस के अंदर तब्दीलियाँ आई। जैसे अप्रैल 13, 2019 राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों सारे चोरों के नाम में मोदी लगा हुआ है, जैसे निर्वाण मोदी और क्या बोलते सो ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। उसके बाद अप्रैल 16, 2019 को बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी एक केस गुजरात सूरत में फाइल करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। अप्रैल 7, 2022 को गुजरात केस के ऊपर में जो केस फाइल हुआ था उस पे पूर्णेश मोदी खुद अपने ही फाइल किए हुए केस के ऊपर स्टे ऑर्डर एचसी हाई कोर्ट गुजरात से क्लेम करते हैं और हाई कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे भी देता है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा है, सदन की जैसे ही कार्रवाई स्टार्ट होती थी, अपोजिशन ये कहता था कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। माफी किस बात की मांगी जाए?
नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट से मेरा डिमांड है, माफी तुम मांगो। 15 लाख रुपए आएंगे उसके लिए माफी तुम मांगो। लोगों से झूठे वादे किए उसके लिए माफी तुम मांगो। और किसान बंधुओं से धोखा किया उसके लिए माफी तुम मांगो। हम माफी नहीं मांगने वाले। तुम उस नेता से माफी मांगने के लिए कह रहे हो जो अपने खानदान के खून से इस देश को सींचा है। उस परिवार के चश्मो चिराग से तुम कह रहे हो कि माफी मांगो। नहीं, ये हो नहीं सकता। ये राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है जो माफी मांगेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को आगे आने की जरूरत है। यहाँ पे जितने मेरे भाई कांग्रेस के जमा हैं उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की जा रही है।